नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों में आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां होती हैं तो उनमें तमाम अच्छे बुरे संदेश भी होते हैं। जैसे आप हमारी पहली खबर से समझ सकते हैं कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद का बबूल बोया, तो आज उसके कांटे उसी के पैर को छलनी कर रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के यानी BLA के ट्रेन हाईजैक कांड ने कैसे पाकिस्तान की आर्मी और हुकूमत को बेनकाब करके रख दिया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव तो साल के आखिर में होंगे, लेकिन उस चुनाव के नाम पर एक साथ कई तनाव बिहार में देखने को मिल रहे हैं। कहीं नीतीश बनाम लालू परिवार है तो कहीं RJD और कांग्रेस में शीत युद्ध चल रहा है। और हाँ, हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो होली और रमज़ान के कारण आ ही गई है। होली और रमज़ान से याद आया कि उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा तनाव की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को तिरपाल से ढांका जा रहा है ताकि सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े और मस्जिदों को नुकसान ना पहुंचे। क्या इससे बवाल पर पुलिस काबू पा पाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम आपको एक ऐसे विधायक जी से आज मिलवाएंगे जो पनीर की सच्चाई और नकली पनीर होने के बारे में जानकारी देने के लिए विधानसभा में दोनों तरह के पनीर लेकर पहुंच गए। और फिर क्या हुआ, वो पूरा वाकया आज आप खबरों की खबर में देखेंगे। लेकिन शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना के सूत्रों से अभी देर शाम ये खबर आई कि पाकिस्तानी सेना ने बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हाईजैक हुई ट्रेन को अब अपने कब्जे में कर लिया है, यानी अगवाकर्ताओं से छुड़ा लिया है। लेकिन अब तक कुछ भी साफ कोई बयान नहीं दिया गया है औपचारिक तौर पर। इस बीच NDTV को एक बड़ी खबर मिली है कि पाकिस्तानी हुकूमत वहां 200 ताबूत भेज रही है। वैसे वो कह रही है कि यह सब किसी बेहद बुरी अनहोनी की स्थिति के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये आशंका तेज हो गई है कि BLA का अब तक सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने राहत ट्रेन से उन लोगों को भेजना शुरू किया जिन्हें हाईजैक हुई ट्रेन से छुड़ाया गया है। आप इन तस्वीरों में उन लोगों को देख सकते हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि कितने लोग बंधक बचा लिए गए हैं और कितने अभी भी BLA के पास बंधक बने हुए हैं। वैसे ये भी एक खबर आई कि BLA के लड़ाके पाकिस्तानी सेना और ISI के कुछ अधिकारियों को अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि बंधक ट्रेन से जो लोग छुड़ाए गए उनको एक दूसरी ट्रेन की तरफ लेके आया गया, दूसरे ट्रैक पर, और वहां से रिलीफ ट्रेन के जरिए उनको उस इलाके से निकाला गया। जिस तरह BLA की हरकतों को बलूचिस्तान के लोगों का खुला समर्थन मिला, उससे पाकिस्तानी हुकूमत और सेना की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि ट्रेन हाईजैक मामले में अब तक क्या क्या हो चुका है। वो पुरानी कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस हाईजैक हुई ट्रेन ने पाकिस्तान की बर्बरता को जग जाहिर कर दिया है। ये हाईजैक हुई ट्रेन बता रही है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और ISI ने बलूचिस्तान के लोगों के हक और बुनियादी जरूरतों को हाईजैक कर रखा है, और उसका नतीजा इस ट्रेन हाईजैक के रूप में सामने आया है। इस हाईजैक को 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना और ISI बेबस खड़ी है। कैसे पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने जैसी करनी की वैसी भरनी रही है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले जानिए कि जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक किया तो आलम क्या था। लांचर लगा, इसको इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धुड़िया हो गया, फिर फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर
हमको देखा, बोलो बस तुम जाओ। बीएलए के लड़ाकों ने उस जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा से थोड़ा सा आगे ही मशकाफ में हाईजैक कर लिया था, जहां पहाड़ी और बंजर इलाका है और ट्रेनें कई सुरंगों के अंदर से होकर गुजरती हैं। रमजान के महीने में बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक इसलिए किया कि इस वक्त सेना, आईएसआई और फ्रंटियर कोर के अधिकारी और फौजी अपने अपने घरों को ईद मनाने जा रहे थे। इस इलाके में मोबाइल का सिग्नल तक नहीं होने से सेना के लिए यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। साथ ही बलूचिस्तान के लड़ाके इस दुर्गम इलाके की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बलूचिस्तान के लोगों को इनसे शिकायत और नाराजगी इस बात की है कि बलूचिस्तान के लोगों पर इनका जुल्म लगातार जारी है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो दमन के दम पर बलूचिस्तान के लोगों के हक की आवाज को दबा देगा, लेकिन जिस तरह से बीएलए ने गुप्त प्लान के तहत पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया, उसकी भनक तक पाकिस्तानी सेना को नहीं लगी। उससे साफ है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से डरने और दबने वाला नहीं है। मंगलवार को ट्रेन हाईजैक के चश्मदीदों की सुनिए तो बीएलए के लड़ाकों के गुस्से और तेवर से ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। जो लोग ट्रेन से उतरे प्लीज इधर आ जाए। बस उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे। बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बस बाय से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा जी आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार किया होता तो बहुत संभव है कि मशकाफ में जो कुछ हुआ वो नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जहां पड़ोसी देशों में आतंक का जहर बोया, वहीं आतंकी जहर के कुछ पेड़ अपने देश में भी लगाए। जब पाकिस्तानी आर्मी ही आतंकवादी जैसा बर्ताव करने लगी तो बलूचिस्तान के लोगों ने बंदूक उठा ली। नतीजा ये है कि मासूम लोग आज बंधक बने अपने परिजनों की सही सलामत वापसी के लिए दुआओं तक सिमटे हुए हैं। वो हार्ट पेशेंट है, वो टैबलेट ना खाए तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने उनको सुबह एनजी से टैबलेट भी लेकर दी उनको। मैंने कह रहे थे कि यार रोक, मुझे एनजी से टैबलेट लेना, अगर मेरी हार्ट बीट तेज हो तो मैं फौरन टैबलेट जो है इनहेल कर लूँ। मैंने कहा वो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अभी तक मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। हमारे रिलेटिव जो है इस ट्रेन में जा रहे थे, तो वो अभी तक जो है वो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया। वो कहते कि सुबह मैंने उनको ट्रेन पे सी ऑफ किया और मैं चला गया। अभी उनसे कोई रब्ता नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान से को चाहिए कि उनके लिए कोई एमरजेंसी नाफे वो की जाए ताकि उनसे कोई अपने अजीज़ों कारब से, कोई रिश्तेदारों से रब्ता कायम करे, कोई नंबर दिया जाए ताकि उनके बारे में कोई मालूमात हासिल हो सके। यूं तो पाकिस्तानी आर्मी की फजीहत पड़ोसी देशों के सामने पहले भी होती रही है, लेकिन अपने ही मुल्क में उसकी साख और शक्ति की ऐसी दुर्दशा पहली बार दिख रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बीएलए की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर इसको कह सकते हैं। बीएलए और बीएलएफ दो संगठन ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल अब तक क्या क्या बीएलए जैसे संगठन कह चुके हैं, कर चुके हैं, ताकि किसी भी कीमत पर अपने लोगों को वो आज़ादी दिला सकें, यानी बलूचिस्तान को आज़ाद करा सकें इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान के चंगुल से। अब तक क्या क्या हुआ है वो आप जान लीजिए। कई बार इस तरह की घटनाएं घटी हैं। पहली घटना का जिक्र करना चाहूँगा, जुलाई 2000 में बीएलए ने क्वेटा में बम विस्फोट कराया था जिसमें 7 लोग मारे गए, वहीं 25 घायल हुए। अप्रैल 2009 में बीएलए के नेता ब्रह्मदग खान बुख्ती के बलूच मूल के लोगों ने से बलूचिस्तान में रहने वाले गैर मूल निवासियों को मारने के लिए कहा, जिसके बाद बीएलए के हमले में करीब 500 पंजाबी लोग मारे गए। जुलाई 2009 में बीएलए के लड़ाकों ने सुई में 19 पाकिस्तानी पुलिस वालों को अगवा कर लिया था।
जिसमें एक की हत्या भी कर दी गई थी। नवंबर 2011 में उत्तरी मूसाखेल जिले के एक निजी कोयला खदान की सुरक्षा कर रहे सरकारी सुरक्षा कर्मियों को बीएलए के हमले में 14 लोगों की जान चली गई थी और 10 लोग घायल हुए थे। दिसंबर 2011 में बीएलए के लड़ाकों ने पूर्व मंत्री मीर नसीर मिंगल के घर के बाहर विस्फोट किया, जिसमें 13 लोग मारे गए और करीब 30 लोग घायल हुए। जून 2015 में बीएलए लड़ाकों ने पीर मसोरी इलाके में यूनाइटेड बलूच आर्मी के करम खान कैंप पर हमला किया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। अगस्त 2017 में बीएलए ने बलूचिस्तान के हरनाई में बारूदी धमाका किया, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कोर के 8 लोग मारे गए। और नवंबर 2018 में बीएलए ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें 7 लोगों की उस वक्त जान चली गई थी। लेकिन इस ट्रेन हाईजैक में जितने लोग मारे गए, उतनी बड़ी कैजुअल्टी पहले कभी भी पाकिस्तान के इतिहास में नहीं हुई, खासकर बलूचिस्तान के मामले को लेकर। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा सताया जाएगा, दबाया जाएगा, तो पलटकर वार करने पर वो मजबूर होगा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी सेना और सरकार ने लगातार बलूचिस्तान का शोषण किया और उनके लोगों के साथ वो अत्याचार किया जिसको बताने में भी रूह कांप जाती है। आज भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है और धमाकों और फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता रात जो है 157 मुसाफिरों को जो उन्होंने बाजियाब कराया है, जबकि 37 जो है जो इंजर्ड थे, जो ज़ख्मी हैं, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तान की सेना ने दमन के सिवा कुछ सीखा ही नहीं और बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से दबना नहीं सीखा। जब जुल्म की सीमा पार हो जाती है तो इंसान डरना छोड़ देता है। बीएलए का ट्रेन हाईजैक बलूचों का बदला है, जो उसने पाकिस्तान के निर्मम और क्रूर सेना से लेने की कोशिश की है। पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म इतना बड़ा था कि उसने हजारों बलूचों को मार गिराया, असंख्य बलूचों को उनके घरों से गायब कर दिया, जिनके बारे में फिर कभी पता ही नहीं चला। बलूच महिलाओं के साथ जब तक बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, वहीं पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों वाले इस राज्य को अपने संसाधनों से कोई सुविधा या फायदा नहीं मिलता। बलूचियों का ये कहना था कि उनके पास सब कुछ है, कोल है, सल्फर है, क्रोमाइट है, आयरन ओर है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, कॉपर है, गोल्ड है, लेकिन इन सब के होते हुए भी बलूचिस्तान बहुत गरीब है, क्योंकि उनका ये कहना है, तब भी और अब भी ये, कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान के लोगों के फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल होते हैं। ये पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस के लोग हैं, जो आर्मी में सबसे सशक्त हैं और गवर्नमेंट में उनका बोलबाला है, उनके फायदे के लिए होते हैं। दरअसल बलूचों के लिए पाकिस्तानी सेना मारो और फेंक दो वाली नीति को अपनाती है। बलूचिस्तान में ऐसे तमाम सामूहिक कब्र हैं जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के शिकार लोगों की लाशें दफन हैं। 11 साल पहले बलूचिस्तान के खुजदार जिले में एक सामूहिक कब्र मिली थी, जिसमें से 150 शवों को निकाला गया। इससे बलूचिस्तान के लोगों की नफरत पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी से और बढ़ गई, क्योंकि ये उन बलूच युवाओं की कब्र थी जिन्हें आर्मी उठा कर ले गई थी और फिर वो अपने घरों को लौटे ही नहीं। बलूचिस्तान के लोगों का दर्द उभरता रहता है। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये 4 इलाके हैं पोटोहार के, अटक, चकवाल, जेलम और रावलपिंडी। यहाँ के जनरल, इन्होंने पूरे इलाके में, हमारे बलूचिस्तान में, आपके कश्मीर में, वहाँ अफ़गानिस्तान में, हर जगह ये आग की होली खेल रहे हैं। देखें, इन्होंने आज तक हमारे 5,500 नौजवान जिनके दिलों में आज़ादी के दिए जलते थे, उनको इन्होंने गायब किया हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना एक सोची समझी साजिश के तहत समूची बलूच जाति का सफाया करना चाहती है।
पाकिस्तान की सरकार तो बहुत ताकतवर है बलूचियों के कंपैरिजन में, तो उसने पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ा दिया और बलूचियों पे अत्याचार बहुत होने लगे। बलूची कई कत्ल कर दिए गए, उनके घरों में घुसकर जो सेना है वो लोगों को उठा के ले जाती थी। वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप देखिए, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान पीपल, वो कहता है कि हजारों की संख्या में बलूचियों को गायब कर दिया गया और लापता है, उनको मार दिया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान सरकार ने पूरी तरह से सता के रखा हुआ है बलूचियों को। बलूचिस्तान का दुर्भाग्य 1947 से उसका पीछा कर रहा है। बलूचिस्तान में 4 कबीलाई रियासतें थी, जिनमें कलात सबसे ताकतवर और मजबूत रियासत के वारिस थे। 1947 में जब आजादी मिली तो बलूचिस्तान के कलात के खान मीर अहमद खान उसे आजाद रखना चाहते थे। मीर अहमद खान की जिन्ना से दोस्ती थी, तो उनको लगता था कि जिन्ना उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। 1947 के अगस्त महीने में खान और जिन्ना के बीच समझौता हुआ, लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान की 3 रियासतें खारन, लास बेला और मकरान ने पाकिस्तान में विलय की इच्छा जता दी। फिर भी कलात की रियासत आजादी के लिए तैयार थी, लेकिन उसी बीच भारत में राज्यों के विलय से जुड़े वीपी मेनन के एक बयान को जिन्ना ने बहाना बना लिया। मेनन ने कह दिया था कि बलूचिस्तान तो भारत में विलय चाहता है। इस बयान के आते ही पाकिस्तान सरकार मीर अहमद खान को जबरन कराची ले आई, जहां उनसे विलय के कागजात पर दस्तखत कराए गए। पाकिस्तान में आज के बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे लगभग 100 सालों से अधिक समय से चला आ रहा बलूचों का संघर्ष है। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग बलूचिस्तान जो है वो अपने आप में 1876 तक एक इंडिपेंडेंट रियासत रही और उनकी अपनी बोली थी बलूच और उनकी अपनी संस्कृति थी, उनके अपने नेचुरल रिसोर्सेज थे। जब 1947 में जिन्ना ने चालाकी से जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहा, तब भी उन लोगों ने इसका विरोध किया था। यहाँ तक कि माउंटबेटन को हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर उसने एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, स्टैंड स्टिल डॉक्यूमेंट, जिसमें हालांकि बलूचों की स्वायत्तता को मान्यता दी गई, लेकिन सारा कंट्रोल जिन्ना की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान को दे दिया गया और तब से उनके मन में असंतोष पैदा हुआ। लेकिन उसी वक्त बलूचिस्तान के लोगों ने जो विद्रोह का झंडा उठाया, वो झंडा कभी झुका नहीं। वक्त के साथ बलूचिस्तान का दर्द और बड़ा होता गया, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र बलूचिस्तान है। वहाँ तेल और गैस के साथ सोने और तांबे के भी भंडार हैं। लेकिन उनका दोहन या तो पाकिस्तानी आर्मी और हुकूमत करती है, या फिर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए चीन करता है। इसीलिए बलूचिस्तान के लोगों में चीन के खिलाफ भी जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। अब सवाल है, क्या इस आक्रोश के साथ बलूचिस्तान लंबे समय तक पाकिस्तान का हिस्सा रह सकता है? पाकिस्तान की जो कट्टर लीडरशिप है उसने कभी उन्हें उनका हक नहीं दिया और जब चाइनीज कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर वो को एक्सप्लॉइट कर सकें, तब उन्होंने बंदूकें उठा ली, तोपें उठा ली और उनका आंदोलन उग्र हो गया। पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान में महिलाओं को काफ़ी आज़ादी है, वो फुटबॉल खेल सकती हैं। बलूचिस्तान की जो आर्मी संघर्ष कर रही है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं की टुकड़ी है जो बंदूक उठाती हैं। तो एक तरह से बलूचिस्तान लिबरल और अपने कल्चरल फाउंडेशन पर टिका हुआ एरिया है। बलूचिस्तान का भविष्य अभी तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो कुछ दिख रहा है उससे इतना तो साफ हो चुका है कि आज पाकिस्तानी हुकूमत और सेना पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुकी है। भारत से पाकिस्तान ने नाहक दुश्मनी मोल ले रखी है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब पाकिस्तान की मदद नहीं करता। तीसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए आज पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। चौथी तरफ चीन अपने स्वार्थों के हिसाब से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और पांचवी तरफ पाकिस्तान कमोबेश हर प्रांत में गृह युद्ध झेल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या फिर सिंध। लेकिन पाकिस्तानी सेना ऐसा माहौल बना रही है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगी। तो वहाँ की सूरत हाल बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से वहाँ पर जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उस तरह से कारआमद नहीं है जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस का सारा नेटवर्क शहरी आबादियों में, ये जो देही और बलूचिस्तान के जो दूर दराज पहाड़ी इलाके वहाँ पर नेटवर्क तो मौजूद है इंटेलिजेंस का, लेकिन इतना कारआमद या इतना एक्टिव नहीं है
जिससे इस तरह की किसी भी घटना को इब्तदाई तौर पे जांच लिया जाता, और इन केस अगर जांच भी लिया जाता तो इतनी बड़ी ट्रेन की सुरक्षा करना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं था। पाकिस्तानी सेना के दावों के बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक ट्रेन को हाईजैक करना बताता है कैसे पाकिस्तान अपनी नाकामियों के बोझ तले टूटता जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बोया पेल बबूल का तो आम कहां से हुए। दरअसल पाकिस्तान को 4 प्रांतों में बांट सकते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान की राजनीति में पंजाब प्रांत का डोमिनेंस रहा है, या तो पंजाब या फिर सिंध। लेकिन बलूचिस्तान जो कि यहाँ का सबसे बड़ा इलाका है, सबसे अमीर इलाका है, लेकिन इस इलाके के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं। उनके हिस्से का संसाधन और सुविधाएं पाकिस्तानी सेना और हुकूमत उसी तरह लूट लेते हैं जैसे अंग्रेज़ कभी हिंदुस्तान की दौलत और संसाधन लूटकर लंदन चले गए थे। बलूचिस्तान के लोगों के लिए इस्लामाबाद किसी विदेशी जगह से कम नहीं है। बलूचिस्तान लगभग ऐसा ही इलाका है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम का बहुत विशाल भंडार है। रेकोदिक सोने और तांबे की बड़ी खदानों में से एक इसी इलाके में है। वहाँ पर 40 करोड़ टन सोना होने का अनुमान है। बलूचिस्तान के बाद जो सोने का खजाना है उसकी ही कीमत 174 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आंकी जाती है। बलूचिस्तान अकेले पाकिस्तान के सारे भूखंड का 44% हिस्सा है, जबकि बलूचिस्तान की आबादी महज 1.5 करोड़ है और वो भी ज़्यादातर लोग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान से अपने आप को अलग करने के लिए। इस पूरे एपिसोड में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कल जो ट्रेन हाईजैक हुई वो दरअसल हुई कैसे, कहाँ से क्या पूरा का पूरा घटनाक्रम बीता, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने ग्राफिक्स के ज़रिए। क्या कुछ हुआ होगा एक एक करके आपको दिखाता हूँ। क्वेटा से ये ट्रेन चली, जाफर एक्सप्रेस जिसका नाम था। कैसे हुआ, क्वेटा का स्टेशन छोड़ा इसने सुबह के वक्त। इसको करीब 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करनी थी और ट्रेन आगे बढ़ती है। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। उस इलाके में पेशावर से ट्रेन जब आगे बढ़ती है, करीब 1600 किलोमीटर की दूरी है क्वेटा और पेशावर के बीच में। 30 घंटे के समय था, 30 स्टेशनों को उसको पार करना था, लेकिन बोलन के मशकाफ के पास जाकर इस पर यहाँ ट्रेन के रास्ते में ब्लास्ट होता है। ये इलाका पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर गुफाएं हैं और वहीं पर ब्लास्ट कर कर इसकी ट्रेन को रोका गया और फिर बलूच के लड़ाके इस पर सवार हो गए। और फिर तो जो पूरी कहानी हमने आपको बताई अब वो स्पष्ट हो चुकी है कि कैसे बलोचों ने इस पूरी ट्रेन में, जिसमें करीब 500 के आसपास यात्री थे, उन पर कब्जा कर लिया। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को पहले ही छोड़ दिया। उनके साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जितने ज़्यादा अधिकारी पाकिस्तानी सेना के थे, पाकिस्तानी पुलिस के थे या सीपेक में काम कर रहे थे, उन लोगों को इसमें कैप्टिव बनाकर रखा गया और उनके बदले में अपने जो बलूची लोग हैं उनकी रिहाई की मांग ये बलूच के लड़ाके पाकिस्तानी हुकूमत से करते रहे। अब स्पष्ट स्थिति क्या है, अब पाकिस्तान का औपचारिक बयान आना बाकी है। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं पाकिस्तानी सेना के कि इस ट्रेन को हाईजैकर से छुड़ा लिया गया है। आइए पाकिस्तान के बाद अब एक बार बात करते हैं, सीधे बिहार लिए चलते हैं, जहां इस साल के आखिर में अब चुनाव होने वाला है। लेकिन उस चुनाव से पहले तरह तरह के तनाव हैं। एक तनाव होली और रमज़ान के साथ पड़ जाने से सांप्रदायिकता भड़काने का है, तो दूसरा तनाव विपक्ष के महागठबंधन में सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का है। वैसे आज तीसरा तनाव विधान परिषद में दिखा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर फिर से बुरी तरह भड़क गए। मुख्यमंत्री की भाषा और तीखे तेवर से नाराज होकर आरजेडी ने बाद में सदन का बहिष्कार कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं? अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए, ये सारा का सारा काम कराया गया है।
जब भी महिलाओं का सवाल आता है, नीतीश कुमार की जुबान पर बवाल ही आता है। बुधवार को भी नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर विधान परिषद में राबड़ी देवी को खरी खोटी सुना दी। चुनावी साल में अपने इस तेवर के साथ नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि वो चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार हैं। एनडीए की तरफ से वही चुनाव के नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी। अब की बार वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं और इनके लिए फिर से चुनाव में अहम मुद्दा लालू रबड़ी के 15 साल की सरकार रहेगी, जिसे वो जंगल राज कहते हैं। लेकिन आरजेडी ने इसे न सिर्फ महिलाओं का अपमान बताया, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि नीतीश की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। आरजेडी के मुताबिक नीतीश हार के डर से हताशा में अनाप शनाप बोल रहे हैं। अनसंट महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो, हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। फेलियर किसका है? गृह मंत्रालय किसके पास है 20 सालों से? कौन है मुख्यमंत्री? तो नाम एक ही आता, नीतीश कुमार। अब तो अचेता व्यवस्था में उनको तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो घटनाएं घट रही है ज़मीनी स्तर पर, जिस तरह से हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपराधियों के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आरजेडी और जेडीयू या आरजेडी और बीजेपी के बीच तनातनी तो समझ में आती है, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाला विपक्ष का महागठबंधन एकजुट है। महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई करीब 10 दिन पहले ही सामने आई थी, जब कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को और भी ज्यादा सीटें चाहिए। अखिलेश के इस बयान को आरजेडी ने इस संदेश के रूप में लिया कि कांग्रेस चुनावी साल में आरजेडी पर दबाव बना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आरजेडी ने 70 सीटें दी थी, लेकिन जीती वो सिर्फ 19 सीटों पर। आरजेडी को मलाल है कि अगर कांग्रेस ने ठीक से चुनाव लड़ा और जीता होता तो पिछली बार ही महागठबंधन की सरकार बन गई होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। इसलिए आरजेडी ऐसा रुख अपना रही है कि वो अब की बार कांग्रेस के दबाव में झुकेगी नहीं। लेकिन अब पप्पू यादव ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस तय करेगी कि उसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। राजद कांग्रेस के बारे में नहीं सोचे, समय काल पात्र के अनुसार चीजें चेंज हुई है। राजद से हम आग्रह करेंगे कि आप निश्चित रूप से बड़ी पार्टी हैं, मजबूत हैं, आपको चाहिए झुक जाना, आपको चाहिए गले लगा लेना, और आप आज के डेट में आप डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है। आज देश में कांग्रेस सर्वोच्च है और आपको कांग्रेस को गले लगा के और फ्री होकर के ये भी कह रहे हैं कि पिछली एक बात आपको बता दें, ये बिल्कुल गलत है। आपने बीजेपी वाली सीट दी, 45 वो सीट आपने दी है जिस पर राजद कभी चुनाव जीतता ही नहीं, और वो सीट आपने कांग्रेस को दे करके आप कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस को दी। आप वो 70 सीट आप ले लीजिए, हम जो 70 सीट चाहते हैं आप हमको दे दीजिए। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। 16 मार्च से महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू हो रही है। उस यात्रा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनसे न कन्हैया ने राय ली, न बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने। अब पप्पू यादव से अखिलेश प्रसाद सिंह की नजदीकी दिखाती ये तस्वीर अगले चुनाव में क्या रंग दिखाएगी, ये देखना बाकी है। मीटिंग तो खत्म हो गया, पप्पू बाबू अब डेट तय करेंगे तब फिर होगा। पप्पू बाबू के वजह से मीटिंग हुआ ना। लीडर ये है, तय हम करेंगे। आप ही लोग के तो वजह से हुआ है, आपके और कन्हैया की वजह से कहा जा रहा है। सर देखिए, एक बात समझिए, लीडर है। हाँ, क्या दिल मिल गए होली में? कुछ भी दिल मिले हैं होली में। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, हाँ, और हम एसोसिएट मेंबर हैं, हाँ, तो बगैर इनका क्या मतलब है? नहीं तो कहा जा रहा है कि आपके और कन्हैया की वजह से जो है लालू यादव और तेजस्वी नाराज हो गए। काहे के लिए नाराज? और आप लोगों से पूछा भी नहीं किया अखिलेश जी? कोई नाराजगी नहीं सर, नो नाराजगी। इसका मतलब आपने कहा कोई नाराजगी नहीं है। कोई काहे को नाराजगी होगी भाई? अभी सेवा दल यात्रा किया था, पटना से लेके गया तक, कोई नाराजगी नहीं। जितना एक्टिविटी कांग्रेस का होगा हमको तो खुशी होगी।
आपके इलाज को तो दिक्कत हो सकता है। नहीं, किसी इलाज को क्यों दिक्कत होगी? 70 सीट मांगेंगे, 70 सीट मांगेंगे, लाभ जितना लड़े थे उतना मांगेंगे। सीट भी हम आप ही से डिस्कस नहीं, मुझसे नहीं, जितना मांगे। अब कांग्रेस में कितना भाईचारा है और कांग्रेस आरजेडी से कितना भाईचारा रखेगी, ये धीरे धीरे खुलकर सामने आएगा। लेकिन चुनावी साल में बिहार में भी सांप्रदायिक राजनीति होली के वक्त अपना बदरंग चेहरा दिखाने लगी है। इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है, तो दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने एक विवादित बयान दे दिया। जाहिर है कि बीजेपी ने अंजुम के नहले पर दहला चल दिया। लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस किस तरह से वो आतंकवादी मानसिकता और शरिया कानून लाने की मानसिकता से वो बात कह रही हैं कि हिंदू घर में बैठ जाएं, जो साल में एक बार ये महापर्व होता है, और हमारे मुस्लिम भाई रोज मतलब कि साल में 52 बार बनाए, तो ये सिर्फ देश को दिख रहा है कि दरभंगा की महापौर अंजुम आरा जी के जो ये आतंकवादी मानसिकता है, अगर उनको हिंदू के पर्व से दिक्कत है, हिंदुओं के सम्मान करने में उसको कठिनाई हो रही है, तो भारत छोड़ के जा सकती हैं। साफ है कि जब तक होली बीत नहीं जाती, होली और रमजान के जुमे पर त्योहार से ज्यादा सियासत का कारोबार चलता रहेगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अभी आपने इस रिपोर्ट में जो कुछ देखा वो साफ दिखा रहा है कि बिहार में तनाव है, क्योंकि सर पर चुनाव है। लेकिन असली तनाव जिस मुद्दे पर होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। वो है बिहार में जल का बढ़ता संकट। कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध अगर हुआ तो पानी की वजह से होगा। आए दिन पानी से जुड़े ऐसे आंकड़े आते हैं जिन्हें देखकर और सुनकर डर लगता है। बिहार विधानसभा में ऐसा ही एक आंकड़ा कल पेश किया गया, जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की चिंता बढ़ाने वाला है। बताया जा रहा है कि साल 2050 तक बिहार में पानी 37% तक कम हो जाएगा, यानी अभी जितना पानी है उसमें 37% की कमी आ जाएगी। आईआईटी पटना की रिपोर्ट से पता चला कि वर्ष 2050 में बिहार में प्रति व्यक्ति सिर्फ 635 घन मीटर पानी रह जाएगा। इस वक्त राज्य में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता करीब 1000 घन मीटर है। 2017 में 1213 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में था, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 1594 घन मीटर का था। यानी आप लगातार देखिए पानी दिन पर दिन साल दर साल घटता जा रहा है। दरअसल किसी भी इलाके या देश में वाटर अवेलेबिलिटी यानी पानी की उपलब्धता वहां के मौसम और जनसंख्या पर निर्भर करती है। लेकिन केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 1700 घन मीटर से कम का आंकड़ा जल संकट की श्रेणी में गिना जाता है, और यह आंकड़ा अगर 1000 घन मीटर तक पहुंच जाए तो इसे पानी की किल्लत कहा जाएगा, कमी माना जाएगा। लेकिन 25 साल बाद बिहार में पानी का जो आंकड़ा होगा वो 1000 से भी बहुत नीचे सिर्फ 635 घन मीटर तक पहुंच जाएगा, जिसको बहुत कम कहा जाएगा, और आबादी तो लगातार बढ़ी रही है। दरअसल पानी का यह संकट पूरे देश में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में पूरे भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1486 घन मीटर की थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2031 तक यह आंकड़ा घटकर 1367 घन मीटर रह जाएगा। बिहार से देश के औसत आंकड़े की तुलना करें तो ये कम खराब है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि खतरे की घंटी कितनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमको कोई नहीं सुन रहा। कितने वैसे मामले उठाते रहे, लेकिन राजनेताओं को तो राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद होली है, और इस बार होली के दिन जुम्मा यानी शुक्रवार भी है। फागुन का महीना और रमजान का महीना साथ साथ है। देखा जाए तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जुमे की नमाज और होली के रंग को टकराव के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारत जैसे अलग अलग विविधताओं के इस देश में, जहाँ पर हम लोग सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से एक साथ रहते आए, यहाँ पर अगर होली और रोज़ा, होली और जुम्मा एक साथ नहीं होगा तो किस मुल्क में मनाया जाएगा? यही तो हमारी खूबसूरती है। आज संभल में मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू किया गया। क्यों ऐसा किया जा रहा है,
आप ये रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझ जाएंगे। होली के दिन किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के संभल में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों को ढका जा रहा है। होली पर जुलूस की परंपरा है, ऐसे में लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, लेकिन मस्जिदों पर रंग के छींटे पड़ जाएं तो विवाद हो सकता है। यही वजह है कि जुलूस में रास्ते में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को कवर किया जाएगा। दोनों पक्षों की मीटिंग के बाद यह तय हुआ है कि होली का जुलूस परंपरागत मार्ग से जहां से निकलता था वहां पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढका जाएगा। यह सहमति के आधार पर किया जाएगा और साथ ही किसी भी प्रकार के परिस्थिति से बचेंगे और अग्रिम कार्रवाई आज से ही शुरू की जाएगी। इससे बचने के लिए प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों से राय मशवरा किया और सबकी रजामंदी से मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया गया। संभल में 250 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के बंदोबस्त किए गए हैं। कोशिश है कि पुलिस और पैरामिलिट्री की देखरेख में हर हाल में होली और रमजान का दूसरा जुमा शांतिपूर्वक निपटे। किस प्रकार से होली के त्यौहार को सुकून के साथ मनवाया, जुमे की नमाज भी अदा हो, हमारा पूरा प्रयास ये है और हमारी कोशिश है कि जिस तरह से पहली बार ऐसा नहीं है कि दो त्यौहार एक साथ हुए हों समुदाय के, पहले भी सुकून से हों और इस बार भी सुकून से होंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने आइडेंटिफाई करके 10 मस्जिदों को वो किया है तिरपाल लगाने के लिए, तो हम तो पहले यही कहेंगे कि बगैर तिरपाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। आपकी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए थी, आपका डर इतना होना चाहिए था, कोई भी व्यक्ति शरारती तरफ कोई गलत काम कर नहीं पाए। खैर फिर भी अगर आपने उस तरह से नहीं कर पा रहे, तिरपाल ढक रहे हैं उसके तौर पर, तो ठीक है, ढक कर करके इस चीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि कोई किसी प्रकार गलत इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई एक दूसरे की भावना को ठेस पहुँचे। मस्जिदें सिर्फ संभल में ही नहीं ढकी जा रही, यूपी के शाहजहांपुर में भी इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ होली पर लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, इसलिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। इसके अलावा जुलूस के रास्ते में पुलिस के 3500 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। इस बार उस दोनों जुलूसों में हम लोग ड्यूटी भी बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा जो संवेदनशील पॉइंट्स है उसमें हम लोग पिकेट ड्यूटी भी लगा दिया है। ये कि इस बार हम लोग जो होली का जो जुलूस है निकलने के या ख़त्म होने के बाद जो मस्जिद का ये लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उस बीच का टाइम को भी बहुत विशेष ध्यान रखते हुए जुलूस के बाद का ड्यूटी को बहुत फोकस करते हुए उसमें भी जोन और सेक्टर का बांटा गया और उसमें 2 डीएसपी और कुछ SHOs को हम लोग पूरा फोर्स के साथ हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं। इस बीच महादेव की नगरी वाराणसी में होली की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। मुस्लिम महिलाओं ने जमकर हिंदू बहनों के साथ अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। होली खेलने वालों ने कहा कि भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो त्योहार एक साथ मिलकर मनाए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। होली है, हर त्योहार हम लोग होली मनाते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई बिरादर हो। मुसलमान भी आज दिन में होली मनाते हैं और जो भाई है, हिंदू चाहे मुसलमान ईसाई सब लोग भाई हैं। आज हम गुलाब के पंखड़ियों से हम मुस्लिम बहनें हिंदू बहनें मिलके होली खेल रहे हैं और हम उन कट्टरपंथियों को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो हमारी देश की जो संस्कृति है उसको हम एक साथ जोड़ते हुए ये दिखा देना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हैं, सब एक हैं और हम सब अपने खुशियों में शामिल हैं। रंग और उमंग के बीच लोगों ने ऐलान किया, होली भी खेलेंगे और जन्नत भी जाएंगे। हम लोग 10
सुमेर घाट पे इकट्ठा हुए हैं होली का उत्सव मनाने के लिए ही। और आज हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे रंगमंच के साथ आज होली का आयोजन किया और गंगा मैया भी हमें आशीर्वाद दी। देख रहे हैं कि हम खुद ही कलरों से एकदम रंगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब धूमधाम से होली मनाई है और इतना अच्छा लगा होली मना करके, जैसे लगा कि मतलब सब एक दूसरे में मिल गया हो, कोई एक भेदभाव नहीं था। बनारस का अपना एक अलग अंदाज है। बनारस श्मशान, बाबा भोलेनाथ श्मशान में भी होली खेलते हैं और अपने गणों के संग खेलते हैं और काशी वासियों के संग पूरा रंग में रंग करके होली खेलते हैं, पूरा उमंग तरंग के संग होली खेलते हैं। अरे चौक चौराहा घाट मोहल्ला रंग से भइल गील, अरे गील, अरे गील, बनारस में होली खेले के अलगे बाफील। बोला हाय रे हाय रे हाय। कल आपको याद होगा महाराष्ट्र से हलाल और झटका मीट की खबर आई थी। आज वहां से सिंथेटिक पनीर और नेचुरल पनीर को लेकर एक खबर सामने आई है। पनीर में मिलावट के आरोप पहले भी लगते रहे, छापेमारी होती रही, कार्रवाई की बातें कही जाती रही, खासकर इस त्योहारी मौसम में, और असली नकली का ये धंधा ऐसे ही चलता रहा। इस बार नया ये है कि एक विधायक ने पनीर का मुद्दा उठाया, वो भी सीधे विधानसभा में। बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते आज दोनों हाथ में पनीर लेकर विधानसभा के भीतर पहुंच गए। क्या हुआ देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको पनीर से बनने वाले अलग अलग व्यंजन दिख रहे हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, पनीर से बनने वाली इन डिशेस के बारे में जानते होंगे। इनमें से कई आपने खाए भी होंगे। इन सभी डिशेस में एक चीज कॉमन है और वो है पनीर। अगर हम पनीर में मिलावट की बात कहें तो आपको इसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा, लेकिन पनीर को लेकर एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है और इस बार एक विधायक ने ये प्रश्न उठाया है। मिलिए महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते से, जो दोनों हाथ में पनीर लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। विक्रम पाचपुते के दोनों हाथों में पनीर है। एक हाथ में नेचुरल पनीर है, दूसरे में आर्टिफिशियल पनीर। मैं आपको एक पीस खाने के लिए देता हूँ, आप मुझे बताइए। इसका टेस्ट, टेक्सचर दोनों प्रोडक्ट का एकदम एक जैसा है। इसमें ये जो दो प्रोडक्ट्स है, इसमें एक नेचुरल पनीर है और एक आर्टिफिशियल पनीर है या फिर चीज़ एनालॉग है। ये सब का इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करोगे तो ये दिखने के लिए एक जैसा है, इसका टेस्ट एक जैसा है, लेकिन ये सब प्रोडक्ट में सिर्फ लैब टेस्ट ही बोल सकता है कि इसमें आर्टिफिशियल कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि एनालॉग पनीर क्या है। दरअसल एनालॉग पनीर भी देखने में पनीर के जैसा ही है, लेकिन इसे बनाने में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल के साथ सोया, टैपियोका और फैट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कई दुकानदार पनीर की अलग अलग डिशेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल पनीर में सिर्फ मिल्क सॉलिड और एसिड इतना ही हो सकता है। आप अगर घर पे भी पनीर बनाते हो, अगर दूध आप एक कोई बाउल में लेते हो और उसमें नींबू का रस या फिर कोई एसिड डालोगे तो वो फट जाएगा और उससे आपको पनीर मिल जाएगा। सो नेचुरल पनीर में मिल्क सॉलिड्स और एसिड की कुछ मात्रा इतना ही होता है, लेकिन जो चीज़ एनालॉग है, ये चीज़ एनालॉग में मिल्क सॉलिड्स, वेजिटेबल फैट हो सकता है और इमल्सिफायर्स, ये चीज़ें मिला के, कभी कभी उसमें कॉर्न स्टार्च भी होता है, ये सब मिला के ये आर्टिफिशियल पनीर या फिर एनालॉग चीज़ हो सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे देश में एनालॉग पनीर या आर्टिफिशियल पनीर की बिक्री पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यहाँ मसला आर्टिफिशियल पनीर को असली पनीर बताकर बेचने का है, जो कि गलत है। दावा किया जा रहा है कि देश में जिन पनीर की बिक्री हो रही है उनमें से 60 से 70% आर्टिफिशियल पनीर है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने पिछले दिनों पुणे और चंद्रपुर में छापेमारी की तो उन्हें कुछ जगहों पर 140 टन से भी ज्यादा आर्टिफिशियल पनीर मिला। आशंका जताई जा रही है कि सस्ते के चक्कर में आर्टिफिशियल बनाने में ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल हो सकता है जो हानिकारक हैं। फ्यूचर में प्राइस कटिंग के लिए वेजिटेबल के फैट के जगह पे ये एनालॉग चीज़ में बीफ टैलो या फिर पोर्क लार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पनीर खरीदते वक्त लूज़ पनीर मत खरीदिए। पनीर ब्रांडेड या फिर कोई पैक्ड पनीर लोगे तो आपको पनीर नेचुरल है या रियल है, इसका आपको कॉन्फिडेंस या फिर खातरी वहाँ पे मिल सकती है।
आगे हम आपको पनीर बनाने की एक फैक्ट्री में ले चलेंगे, जहां आपको पनीर से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारा देश दूध के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन दूध की कमी फिर भी बनी रहती है। दूध की इस कमी के बावजूद त्योहारों पर पनीर, खोया और दूध से बनने वाली मिठाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। आखिर ये कैसे होता है? क्या दूध की सप्लाई बढ़ जाती है या मिलावट बढ़ जाती है? राजस्थान में कुछ महीने पहले मिलावटी पनीर बनाने की एक फैक्ट्री पर छापेमारी हुई थी। इस रिपोर्ट को देखकर आपको काफी हद तक ये पता चलेगा कि नकली पनीर कैसे बनता है। शहर से कुछ दूर बोरोदा में एक गांव है। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। टीम पनीर के नमूने इकट्ठे करने लगती है। धात्री या विनेगर का ये जार, इसे दूध फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर कोई लेबल नहीं मिला। कब का है, कहां से आया, कुछ भी मालूम नहीं हो पा रहा है। क्यों वो डालते हैं क्या? वो सर जी फाड़ने के लिए करते हैं। जैसे दूध गर्म होगा, छन के फिर वहाँ आएगा, वहाँ से फिर यहाँ, और जब उसके बाद में उस पानी में थोड़ा सा गिरते हैं, फाड़ के तब उसको छान के जब बनाते हैं। लेकिन उस केमिकल को क्या बोलते क्या है? कुछ उसको सिरका बोलते हैं। सिरका होता है? हाँ, सिरका। मिलावट हो रही है यहाँ पर, ये साफ है। पनीर में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है पाम ऑयल और चूना, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दूध को उबालकर उसका जो फैट है उससे तो घी बना लिया जाता है, और पनीर बन रहा है मिलावट से। ये घोल, जिसमें मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और चूना है, इसे अलग से रखा गया है और फिर बिना मलाई के दूध में इस घोल को मिलाया जाता है फैट बढ़ाने के लिए, यानी नकली पनीर। इसमें फिल्टर दो जाए और इसमें तेल डालना। कौन सा तेल यूज करते हो? पाम वाला, पाम ऑयल। और चूने का भी आप? चूना भी यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं? इसमें 1 किलो दूध देता है और फिर उसको फैलाते हैं। जैसे ये वाला है दूध, इसमें कितना चूना और कितना पाम ऑयल डालते हैं? गरम इसमें 8 किलो डालता है। पाम ऑयल और चूने से बना ये पनीर खाने लायक है ही नहीं। मिल्क पाउडर डालने से फैट दुगना हो जाता है, जो हर तरह से सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये मिल्क पाउडर लग रहा है, स्वाद के अंदर भी ऐसे लग रहा है, और काफ़ी मात्रा के अंदर मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है, पाम ऑयल पड़े हुए हैं। इन सबसे पाम ऑयल को गर्म करके उस पर जो मिल्क निकली हुई, क्रीम निकली हुई जो दूध है, उसमें से इसमें मिला करके और चूना वगैरह मिला करके उसको इस तरह से पनीर बनाया जा रहा है प्लांट पे। काफ़ी मात्रा के अंदर इस तरह से चीज़ें मिली है। सर, अगर क्वांटिटी की बात करूं तो कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी लगभग 4-5 कट्टे तो इसके मिल्क पाउडर के हैं और लगभग 50 टिन पाम ऑयल के भरे हुए पड़े हैं। मिलावट के खिलाफ राजस्थान सरकार ने एक नया अभियान चला रखा है। सूत्रों की माने तो राजधानी जयपुर में रोज 24,000 किलो पनीर की खपत है, जबकि इसमें से तकरीबन 20,000 किलो मिलावटी होता है। स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई भले ही काबिले तारीफ हो, लेकिन लचीले कानून और सजा नहीं मिलने के चलते नकली पनीर माफिया लगातार पनप रहे हैं। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों के उपयोग से आम लोग कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अलवर जिले के बड़ौदा में गांव से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। त्योहार का मौसम है, आप पनीर खरीदेंगे, बड़ा सचेत होकर रहिएगा, नकली पनीर भी आपको टिकाया जा सकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में देख लेते हैं कि कल खास क्या, यानी कल का कैलेंडर। कल पूरे देश में होलिका दहन का आयोजन होगा। होलिका दहन के अगले दिन यानी शुक्रवार को होली खेली जाएगी। बंगाल में कल का दिन डोल जात्रा के रूप में मनाया जाता है। केरल में कल से अटुकल पोंगल का त्योहार शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायत हिंद की ओर से कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन वक्फ बिल को लेकर किया जा रहा है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ अभी इतना ही। शुभ रात्रि।